हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। इस आईएसएस के अगली वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट 2 के बारे में। किसके? तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन और डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन देख लिया था कि कैसे बनता है, क्या होता है। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में। सबसे पहले यह समझेंगे कि राइट्स है क्या। ठीक है, राइट्स के बिना लाइफ कैसी होती है, क्या होती है, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहां पे सिटीजन्स को एक्सटेंसिव राइट नहीं है। कोई ऐसे इंस्टेंसेस जो हमारी हिस्ट्री से, वर्ल्ड हिस्ट्री में से कुछ उठाएंगे जहां पे सिटीजन्स को कोई भी टाइप के राइट नहीं मिली है। कुछ कंट्रीज ऐसी उठाएंगे और फाइनली यहां पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि राइट बेसिकली है क्या। डेफिनेशन देने के बाद उसके 3 एस्पेक्ट देखे जाएंगे कि एक राइट को राइट बुलाने के लिए क्या 3 चीजें जो है बहुत जरूरी है। फिर बाद में सीधा जंप कर देंगे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। बात करेंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो हमारी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे और साथ साथ इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे कि उनका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं राइट्स की, तो कुछ ऐसे इंस्टेंस मैं उठाना चाहता हूं अपने पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री से जहां पे कभी भी किसी एक इंसान को राइट नहीं मिले। जी हां, एक ग्वाटेमाला बे एक करके प्रिजन थी, कहां पे? आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। ये ग्वाटेमाला बे जो है ये बेसिकली क्यूबा के पास में पड़ता है और यहाँ पे एक हमारी जो यूएस नेवी है उसका पूरा कब्जा है। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऑफ साइट फैसिलिटी बना रखी है जिसको प्रिजन के में कन्वर्ट करा गया। तो जब 9/11 का अटैक होता है तो यहां पे स्लीपर सेल्स एजेंट्स को जो था इनको कैप्चर करके इसी ग्वाटेमाला बे में रखा जाता था। अब ये स्लीपर सेल एक्चुअली थे भी कि नहीं थे, बट उनको शक के बिना पे घेरा गया, उनको अरेस्ट करा गया और फाइनली इस प्रिजन में भेज दिया गया। एक मूवी आई थी जॉन अब्राहम साहब की, न्यूयॉर्क, जिसमें उनको एक एज अ स्लीपर सेल एजेंट उनको आइडेंटिफाई करा जाता है और उनको पकड़ा जाके कहां भेज दिया जाता है? इसी प्रिजन में भेज दिया जाता है। तो यहां पे बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं इन प्रिजनर्स के साथ, इनसे कन्फेशन निकलवाने के लिए या इनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए। लिटरली बहुत ही ज्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज हुई थी, बट अल्टीमेटली इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फिर क्या होता है, कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया क्या करती है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करती है, जिस इंफॉर्मेशन को यूनाइटेड नेशंस बैक करता है और फाइनली एक इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बोला जाता है कि इस प्रिजन को बंद करा जाए। बट यूएस ने आज भी इस प्रिजन को बंद नहीं करा और उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया है कि हम इस प्रिजन को बंद नहीं करेंगे। तो एक ऐसी लाइफ जो एक पर्टिकुलर प्रिजन में आपको बतानी पड़ रही है, इवन आप किसी और कंट्री के पर्सन हो तो आपकी कंट्री से कंसेंट तक नहीं लिया जा रहा। और दूसरी चीज, अरेस्ट होने के बावजूद आपके पेरेंट्स को, आपके परिवार को ये पता तक नहीं है कि आप अरेस्ट हो चुके हो, अरेस्ट होके कहां गए हो ये तक पता नहीं है। एंड यू डू नॉट इवन हैव अ लॉयर, आपके पास एक लॉयर भी नहीं है आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, कोई भी टाइप की सुनवाई नहीं है। दिस इज समथिंग जो कि एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक वे में जब आपको राइट्स नहीं मिली जाती हैं। चलिए थोड़ा सा इस ग्वाटेमाला बे के बारे में पढ़ते हैं। About 600 people were secretly picked up by the US forces and put in a prison in Guantanamo Bay, an area near Cuba controlled by the American Navy. The American government said that they were enemies of the US and linked to the attack of New York on 11 September 2001. ठीक है, तो 11 सितंबर जो आपकी 9/11 आ जाती है उससे रिलेटेड ये कुछ आतंकवादी थे, या आप कह सकते हो यूएस गवर्नमेंट का ये कहना था कि उससे रिलेटेड ये कुछ टेररिस्ट थे जिनको इन्होंने कैप्चर करा था। तो यूएस का ऑफिशियल स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो ये लोग क्या थे? ये स्लीपर सेल एजेंट्स थे। The US Army arrested them, interrogated them and decided whether to keep them there or not. There was no trial. कोई भी टाइप का ट्रायल नहीं है, सीधा उठा लिया जाता था और इस प्रिजन में ट्रांसफर कर दिया जाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक ऐसा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन था जिसने कि एविडेंसेस कलेक्ट करना चालू करे इन लोगों के लिए और फाइनली उनको रिप्रेजेंट करना चालू करा। कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रिजनर्स इन द बे एंड रिपोर्टेड दैट the prisoners that were being tortured in way that violated the US laws. क्या वायलेट हो रहे हैं? यूएस लॉस को भी वायलेट कर रहे हैं ये लोग। क्यों कर सकते थे? क्योंकि ये पर्टिकुलर एरिया जो था ये इनका कैप्चर्ड था या ऑक्यूपाइड एरिया था, ये यूएस टेरिटरी में नहीं आता था, ये क्यूबन टेरिटरी में आता था। दे वर बीइंग डिनाइड द ट्रीटमेंट दैट इवन प्रिजनर्स ऑफ वॉर मस्ट गेट। प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POW, ये एक टर्म होगा जब आपने सुना होगा कब? अभिनंदन जी के टाइम पे। उस टाइम पे ये टर्म बहुत चला था कि POW है, अभिनंदन जी पाकिस्तान में पकड़े गए हैं तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, POW है, उनके साथ बदसलूकी नहीं करी जा सकती। तो ये POW बेसिकली है क्या? ये इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंग अगर कोई सैनिक आपके यहाँ पे पकड़ा जाता है, कोई भी एक्शन लेता हुआ, तो उसके साथ कैसा सलूक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब बताया गया है इस POW में। तो बेसिकली POW क्या है? एक पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए नाम दिया गया है और वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज में किस हिसाब से उसके ट्रीट करा जाएगा वो सब लिखा गया है। ठीक है, prisoners were not released even after they were officially declared not guilty.
The UN Secretary General said that the prison in Guantanamo Bay should be closed down. The US government refused to accept these pleas. मतलब यूएस गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया। तो आप खुद सोचो, वहां पे अगर आप गलती से भी आपका कोई एक लिंक भी हो, जैसे मान लो कि मेरा एक दोस्त है, उसके पहचान में कोई आ रहा है, तो भाई साहब वो पूरी चेन को उठा लिया करते थे और पूरी चेन को अंदर बंद कर दिया करते थे। ठीक है, ये इतना डेडली हो गया था, इतना खतरनाक हो गया था, इतना इनह्यूमन हो गया था ये। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी जगहों की जहां पे कोई राइट्स जो हैं वो बहुत ही एक्सटेंसिवली प्रोवाइडेड नहीं है। तो एक ऐसी कंट्री हमारे सामने आती है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या है, एक मोनार्की है। जी हाँ, ये क्या है, एक मोनार्की है। और अभी रिसेंटली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी बदले गए, जो क्राउन प्रिंस थे उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो ये मोनार्की है, आज की डेट में भी एक टाइप की डेमोक्रेसी नहीं है। तो यहाँ का रूलर किस हिसाब से चूज हो रहा है, यहाँ का रूलर लोगों के हिसाब से नहीं, हेरिडिटी के हिसाब से आ रहा है, एक वंशवाद के अनुसार आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है, यहीं पे जो पॉलिटिकल राइट्स थी लोगों की वो यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। भाई पॉलिटिकल राइट्स के थ्रू ही, डेमोक्रेसी के थ्रू ही आप क्या कर सकते थे, आप एक रूलर चूज कर सकते हैं कि आप अपनी मंशा के अनुसार, आपके जो सोच है उस सोच विचार से मिलता हुआ एक रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते थे और उसको भेज सकते थे। इवन जब मैं यहाँ पे मिनिस्टर्स की बात करता हूँ, एग्जीक्यूटिव्स की बात करता हूँ, तो वो सब क्या चूज होते हैं, किंग के द्वारा भी होते हैं, और उनका डिसीजन जो है वो किंग आसानी से पलट सकता है। द कंट्री इज रूल्ड बाय द हेरिडिटरी किंग एंड द पीपल हैव नो रोल इन इलेक्टिंग और चेंजिंग इट देयर रूलर। King selected the legislature as well as the executive. He appoints the judges and can change any of their decisions. Citizens cannot form political parties or any political organizations. Media cannot report anything that monarch does not like. मतलब देख लो इतनी तरीके से क्या कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है यहाँ पे लोगों को। एक भी टाइप की एक्सटेंसिव जो आप फ्रीडम कह सकते हो वो यहाँ पे नहीं दी जाती। इवन जब मैं रिलीजन की बात करता हूँ तो यहाँ पे रिलीजन भी कैसा होगा, इस्लाम रिलीजन फॉलो होगा। कैसा होगा, इस्लाम। तो यहाँ पे सेक्युलरिज्म की भी कोई स्पेस नहीं है। अगर आप एक नॉन मुस्लिम रेसिडेंट हो तो आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, बट प्राइवेट में। पब्लिक में आपको मंदिर बनाना अलाउड नहीं है, आपको गुरुद्वारा बनाना अलाउड नहीं है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है आपका रिलीजन तो आप अपने घर में करो, बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। बाहर क्या प्रैक्टिस होगा, तो इस्लाम ही प्रैक्टिस होगा, या फिर मुस्लिमों का जो धर्म है वो ही प्रैक्टिस होगा। वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मेनी पब्लिक रिस्ट्रिक्शंस। द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू मैन। अब यहाँ पे खुद ही आप देख सकते हैं वुमेन की कंडीशन सऊदी अरेबिया में क्या है। रिसेंटली अगर मैं सऊदी अरेबिया के पास के नेशन की बात करता हूं तो ईरान में क्या हो रहा है, अभी प्रोटेस्ट हो रहा है इसी चीज को लेके। चलिए खैर आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कोसोवो की। ठीक है, कोसोवो बेसिकली क्या था, एक पर्टिकुलर एरिया था यूगोस्लाविया का। यूगोस्लाविया आज की डेट में 6 कंट्रीज में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पे क्या थी, एथनिकल रेसेस इतनी थी, यहाँ पे एथनिकल डिवीजन इतना हो गया था कि अल्टीमेटली यहाँ के जो लीडर्स उठे उन्होंने यूगोस्लाविया को 6 अलग अलग कंट्रीज में तोड़ दिया। तो पहले वो यूगोस्लाविया था, आज की डेट में वो क्या है, 6 अलग अलग कंट्रीज में टूटा हुआ है। तो ऐसे ही कोसोवो जो था एक पर्टिकुलर एरिया था यूगोस्लाविया का, जहाँ पे लोग क्या थे, अल्बेनियन हुआ करते थे, जो एथनिकली अल्बेनियंस वहां पे रहते थे। बट हम पूरे यूगोस्लाविया की बात करते हैं तो वहां पे सर्ब्स मेजोरिटी में थे। तो ये सर्ब्स क्या थे, ये सर्ब्स के अगेंस्ट, आप कह लीजिए सर्ब्स जो थे ये इन अल्बेनियंस के अगेंस्ट थे कि कहना भाई जब हमारी मेजोरिटी क्या है, सर्ब्स है, तो अल्बेनियंस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, या तो इनको निकल जाना चाहिए या हमारे साथ मिल जाना चाहिए, कन्वर्ट हो जाना चाहिए। ये उनका साफ कहना था। भाई जो भी मेजोरिटी है उस हिसाब से क्या होना चाहिए, लोगों का कॉम्पोजिशन होना चाहिए, एक होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है, ना कि हेट्रोजीनियस। ठीक है, चलिए तो जो क्या होता है, इन सर्ब्स में से एक फाइनली क्या होता है, डेमोक्रेटिकली एक बंदा इलेक्ट होते आता है जिसका नाम रहता है मिलोसेविक। ठीक है, क्या नाम रहता है उसका, मिलोसेविक जो रहता है वो एक सर्ब रहता है और वो डेमोक्रेटिकली चूज होके यहाँ पे लीडर बन जाता है इस पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में। तो यहाँ पे हम ये बेसिकली एग्जांपल उठा रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिकली चूज करा हुआ इंसान भी जो है कई बार आपकी राइट्स का हनन कर सकता है, कई बार आपकी राइट्स को दबा सकता है। तो ये क्या करता है, ये उन अल्बेनियंस को खत्म करना चालू कर देता है। जी हाँ, उनको दबाता नहीं है, उनको खत्म करना चालू कर देता है, जीनोसाइड करवाना चालू कर देता है। His government was very hostile to the Kosovo's Albanian. Many Serb leaders thought that the ethnic minorities like Albanians should either leave the country or accept the dominance of the Serbs. A genocide was carried out by the army of their own country working under the direction of the leader who came to the power through democratic elections. जी हाँ, इस जरूरी नहीं है कि अगर आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो आपके यहाँ पे भी एक्सटेंसिव राइट होगी। जब हम किसकी बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, तो उस टाइम भी वीमार रिपब्लिक थी, बट अल्टीमेटली हिटलर अपने पावर में आ जाता है और उस डेमोक्रेसी को कन्वर्ट कर देता है और अपने क्या करता है, तानाशाही इस्टेब्लिश कर देता है। तो इसलिए
और हाँ, हिटलर भी डेमोक्रेटिकली चूज होकर चांसलर बनता है, ठीक है। जो आपकी नाजी पार्टी रहती है वो एटलीस्ट 31% वोटिंग अपनी वीमार रिपब्लिक में एस्टैब्लिश करती है और वहां से रिप्रेजेंटेटिव अपने चांसलर चूज होते हैं, एडोल्फ हिटलर। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिकली चूज करी हुई जो डेमोक्रेसीज है वहां पे आपको राइट्स मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं बेसिकली राइट्स है क्या, कि भाई किस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, राइट हम करते जा रहे हैं, क्या ये मोड़ है, क्या ये सही चीज है? नहीं, राइट्स बेसिकली क्या है, एक ऐसी चीज है जो आपका हक है, ठीक है, किसी और के ऊपर या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के ऊपर या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपकी डिमांड्स, आपके क्लेम्स हैं ये, ठीक है, कि आप क्या चीज क्लेम कर सकते हो। तो इन्हीं क्लेम्स की जब हम बात करते हैं तो ये क्लेम्स अनाप शनाप से क्लेम नहीं होने चाहिए, ये बहुत ही रीजनेबल चीज होनी चाहिए, दूसरों का कोई भी टाइप से हर्ट नहीं करना चाहिए, रिलीजियसली, सेंटिमेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कभी भी किसी राइट्स जो है किसी और को हर्ट नहीं करेगी, किसी चीज को क्या बोलेंगे, सोसाइटी जो चीज है, जो सोसाइटी इस राइट्स को एक्सेप्ट भी करेंगी, ठीक है, और साथ साथ इस राइट पे लॉ भी बनना चाहिए, तभी जाके ये 4-5 चीजें जब कॉम्बिनेशन में आती है तब हम उसको बोलते हैं एक एक्सटेंसिव फंडामेंटल राइट्स। चलिए, द राइट्स आर क्लेम ऑफ अ पर्सन ओवर द फेलो बीइंग्स, ओवर द सोसाइटी एंड ओवर द गवर्नमेंट। ये क्या है, आपके बेसिकली क्लेम्स हैं, ठीक है। सो राइट इज पॉसिबल व्हेन यू मेक अ क्लेम दैट इज इक्वली पॉसिबल फॉर अदर्स, मतलब सिर्फ एक्सटेंसिव राइट जो है या फिर राइट जो है वो सिर्फ आपके लिए नहीं रहेंगी, किसी एक पर्टिकुलर क्लेम जो है वो राइट तभी बनेगा जब वो सभी के लिए समान तरीके से क्या हो, इक्वली लागू हो। मतलब अगर मैं कुछ एक क्लेम करना चाहता हूं तो जरूरी है कि वही क्लेम दूसरा इंसान भी कर सके, वही क्लेम तीसरा इंसान भी कर सके और वही क्लेम बाकी की पॉपुलेशन भी कर सके, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, एक राइट बोलेंगे। यू कैन नॉट हैव अ राइट दैट हार्म्स और हर्ट्स अदर्स। सीधी सी कहानी है भाई साहब, किसी और के राइट्स को हनन करना, किसी और के क्लेम को बंद करना, उसको किसी भी तरीके से वायलेट करना आप नहीं कर सकते, तो उसको राइट नहीं बोला जाएगा। Claims we make should be reasonable. They should be such that can be made available to others in an equal measures. ठीक है भाई, जरी अब आप बात कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर क्लेम्स के बारे में, तो वो सभी के लिए इक्वली अवेलेबल होने चाहिए, तभी उसको क्या बोल सकते हैं, हम एक राइट बोलेंगे। Thus a right comes with an obligation to respect the other rights. एक क्या बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि right comes with the obligation to respect other rights. ठीक है, अगर आपका राइट है कि राइट टू लाइफ है आपके पास, तो आपके पास ये भी चीज है कि आप किसी और का राइट टू लाइफ नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि भाई आई हैव राइट टू एजुकेशन, तो आप किसी और का राइट टू एजुकेशन छीन नहीं सकते। तो सीधी सी कहानी है, अगर आपको राइट मिल रहा है तो आपको सामने वाले के राइट के भी बारे में रिस्पेक्ट करना है। राइट्स आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी वी लिव इन। राइट्स एक्वायर मीनिंग ओनली इन सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है, जब तक सोसाइटी नहीं होगी, जब जैसा हमने पॉपुलेशन चैप्टर में पढ़ा था कि ये सारी डेटा, ये सारी चीजें जब ही काम की हैं जब इसमें ह्यूमन एस्पेक्ट अंदर आता है, ठीक आता है ह्यूमन एस्पेक्ट। और ह्यूमन क्या, एक सोशल एनिमल है, एक सोसाइटी में रहना पसंद करता है। तो जब तक ये क्लेम्स सोसाइटी को एक्सेप्ट नहीं होंगे तब तक ये राइट्स नहीं बन सकती, तब तक ये राइट्स बिल्कुल भी नहीं बन सकती। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सोसाइटी एज राइटफुल बिकम्स द बेसिस ऑफ द राइट। When the socially recognized claims are written into law, they acquire real force. जी हाँ, अब देखो, मान लो आप किसी की और की राइट का हनन नहीं कर रहे, सबकी राइट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसी को वायलेट नहीं कर रहे, सोसाइटी ने भी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, बट अल्टीमेटली मान्यता क्या है, एक्सेप्टेंस है, बट मान्यता क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, किस अथॉरिटी ने निकाला है, क्या चीज है। तो ये जब तक क्या होता है, इस राइट्स पे लॉ नहीं बन जाते, जब इसको एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में इम्बाइड नहीं करा जाता या किसी एक्ट या लॉ के थ्रू इसको एनफोर्स नहीं करा जाता, तब तक इसकी वैलिडिटी जीरो रहती है, तब तक इसकी एनफोर्सेबिलिटी, लोगों पे एनफोर्सेबिलिटी। भाई मान लीजिए आपके पास एक पर्टिकुलर क्लेम ऐसा है जो कि इन सारे पैरामीटर्स पे खरा उतर रहा है, अगर मैं ही उसको नहीं मानूं तो राइट। इसलिए क्या होना चाहिए, जो भी अपनी राइट्स हैं, जो भी आपके क्लेम्स हैं, इन पे कोई ना कोई तरीके से लॉ बनना चाहिए या ये कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न होनी चाहिए, तभी जाके इनकी वैलिडिटी बनेगी, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी बनेगी। चलिए, वी फेलो सिटीजन्स और द गवर्नमेंट डू नॉट रिस्पेक्ट दीज राइट्स, वी कॉल इट वायलेशन और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ आवर राइट्स। इफ यू वांट टू कॉल एनी क्लेम अ राइट, इट हैज टू बी ऑफ 3 क्वालिटीज। यहाँ पे 3 क्वालिटीज की बात हो रही किसी एक राइट की। रीजनेबल क्लेम्स, मतलब हर किसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। पर्सनल, रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, ठीक है, इट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी, और फाइनली सैंक्शन्ड बाय लॉ, एक्सेप्टेंस बाय लॉ। ये 3 ऐसे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर क्लेम को क्या बना देते हैं, राइट्स बना देते हैं। चलिए, व्हाई डू वी नीड राइट्स इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में राइट्स की बेसिकली हमको जरूरत क्या है। जब हम राइट्स की बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी में,
तो आइए कुछ एक पॉइंट्स पर नजर घुमा लेते हैं कि भाई क्यों एक डेमोक्रेसी में राइट्स जरूरी है। फॉर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हमको क्या होनी चाहिए, हमारे पास पॉलिटिकल राइट होना चाहिए वोटिंग का। जी हाँ, हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल राइट होना चाहिए वोटिंग का, तभी एक पर्टिकुलर इलेक्शन को हम क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक बता सकते हैं किस नेचर में। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी। जाहिर सी बात है भाई साहब, अगर डेमोक्रेसी है तो वहां पे रूल ऑफ मेजोरिटी रहेगा। अगर मेजोरिटी एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से आ जाती है तो फिर माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए भी हमको क्या चाहिए, राइट्स चाहिए। राइट्स गारंटी विच कैन बी यूज्ड व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जी हाँ, ऐसी कुछ हमारे पास सिक्योरिटी रहनी चाहिए, ऐसी कोई गारंटी रहनी चाहिए जब इन केस अगर चीजें साउथ चली जाती हैं या मान लीजिए चीजें जो हैं वो रॉन्ग चली जाती हैं, गलत वे में निकल जाती हैं, तो हमारे पास कुछ एक सिक्योरिटी रहनी चाहिए हमको खुद को बचाने के लिए या हमारे राइट्स बचाने के लिए। ठीक है, दिस यूजुअली हैपेंस व्हेन द मेजॉरिटी क्या होती है, टेक ओवर कर लेती है और डोमिनेट करना चाहती है किसको, माइनॉरिटी को, या फिर एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ही क्या करती है, माइनॉरिटी को दबा देती है। दिस इज व्हाई सम राइट्स नीड टू बी प्लेस्ड हायर देन द गवर्नमेंट। इसलिए कुछ राइट्स जो हैं गवर्नमेंट के ऊपर जानी चाहिए, गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी हमको प्रोवाइड करनी चाहिए। In India, these rights are mentioned in the Constitution. Such rights which are fundamental to our rights are given a special status of fundamental rights. Our Constitution provides for 6 fundamental rights. हमारे यहाँ पे टोटल 6 fundamental rights क्या हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में, फिर देखेंगे हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बाद में आएगा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम। ठीक है, और फाइनली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सबसे आखिरी राइट हो जाती है आपकी। तो ये टोटल हमारे पास कितनी आ जाती हैं, 6 राइट्स आ जाती हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। ठीक है, आर्टिकल नंबर मैं बात करूं तो 13 से लेके बेसिकली 12 से लेके कहां तक, 32 तक। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में। राइट टू इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव राइट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। जैसा कि आप जानते हैं हमारी सोसाइटी जो थी, जो हम पुराने एजेस की बात करते हैं तो वहां पे इक्वालिटी बिल्कुल भी नहीं थी। एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऐसा था जो कि डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम से पिछड़ चुका था, उसको डेवलपमेंट में लाने नहीं दिया, उसको एजुकेट नहीं करा गया और उसके साथ बहुत ही सारी का डिस्क्रिमिनेशन करा गया। तो इसलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने ये इंश्योर करा कि ये पर्टिकुलर जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि मेन स्ट्रीम से बाहर चला गया है, डेवलपमेंट से बाहर चला गया है, इसको कैसे ना कैसे करके हम इनके साथ एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करें, ना कि इनके साथ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन करें। और फाइनली क्या करते हैं, इनको डेवलपमेंट की उस मेन धारा में लेकर आते हैं, मेन स्ट्रीम में लेकर आते हैं, जहां पे टोटल सबका साथ सबका विकास हो सके। जब हम बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी के बारे में तो इन्हीं सोशल डिस्पैरिटीज को हटाने के लिए हमारे यहाँ पर राइट टू इक्वालिटी एस्टैब्लिश करा गया है। उस टाइम पे सोशल डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो भाई कई बार होता था कि भाई जो एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उसको कॉमन वेल से पानी नहीं पीने दिया जाता था, उसके साथ किसी भी बहुत सारे टाइप का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उसके साथ इवन जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे उस टाइम पे वो तक डिस्क्रिमिनेट कर देते थे। साथ साथ इनके से बात करी गई है इसमें क्या, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, जैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को क्या दिया गया, रिजर्वेशन दिया गया है जॉब्स में भी और पार्लियामेंट में भी, ताकि ऊपर आ सकें। इनके साथ होने वाली एक बहुत ही अमानवीय घटना जिसको हम अनटचेबिलिटी का नाम देते हैं उसको भी कहां अबॉलिश करा गया है, तो इसी राइट टू इक्वालिटी में ही अबॉलिश करा गया है। आपको अगर एक्सटेंसिव इस चीज के बारे में बात करनी है तो हमने नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड क्लास 9th की जो वीडियोस हैं उसमें हमने इस राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में सेपरेट वीडियो है, बहुत ही डिटेल में है, आर्टिकल वाइज है। यहाँ पे हम इसको ISSO के हिसाब से देखेंगे और ऑब्जेक्टिवली इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। चलिए, Government shall not delight to any person in the of India equality before law or the equal protection of law। सीधी सी कहानी है कि भाई साहब इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब हम क्या करेंगे, कानून के सामने सब समान तरीके से ट्रीट करे जाएंगे, ये होगा क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब कानून सबको बराबर तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर केस हो जाता है जो कि बहुत अमीर है तो वो तो लॉयर अफोर्ड कर सकता है, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो मैं लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मेरे को क्या दिया जाएगा, एक फ्री लॉयर दिया जाएगा स्टेट की तरफ से मेरे को रिप्रेजेंटेशन लेने के लिए। तो ये क्या हो जाता है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो जाता है। ठीक है, लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल। ठीक है, लॉ अप्लाइज इन द सेम मैनर टू ऑल मतलब इसके आगे कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी पर्सन बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, और इसी को कहा जाता है क्या, रूल ऑफ लॉ। क्या कहा जाता है इसको, रूल ऑफ लॉ। तो हमारे इंडिया में क्या अप्लाई होता है, रूल ऑफ लॉ। ये आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल नंबर 14 में। किसमें, आर्टिकल नंबर 14 में। लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। Some implication of the right to equality, government shall not discriminate against any citizens। ये जाहिर सी बात है भाई, गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी भी टाइप से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। किससे, on what grounds, तो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, तो इनके बेसिस पे गवर्नमेंट क्या करेगा, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है,
चलिए, citizens shall have access to public places, no restrictions with regard of use of well, tanks, bathing ghats maintained by government or dedicated to use of general public। भाई अगर आपके घर में कुआं है और आप रिस्ट्रिक्ट लगा रहे हो तो दैट इज फाइन, ठीक है, बट आप रिस्ट्रिक्ट किस बेसिस पे नहीं लगा सकते, इन्हीं बेसिस पे, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। या तो भाई आप सभी के लिए रिस्ट्रिक्शन लगाओ, उसको प्राइवेट रखो, या आप उसको कॉमन रखो तो आप रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल नहीं लगा सकते। सम प्रिंसिपल्स अप्लाइज टू पब्लिक जॉब भी, ठीक है, ऑल सिटीजंस हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, नो मैटर व्हाट दे नीड। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाट एवर वन हैज केपेबल हो। भाई एक बच्चा ऐसा है जो कि क्या है, जिसके पास एजुकेशन ही नहीं है, वो मियरली कैसे तैसे करके वो क्या कर रहा है, प्राइवेट स्कूल से पढ़ के वो क्या प्राइवेट में एग्जाम दे रहा है और अपने आप से पढ़ रहा है और वो क्या कर रहा है, अपनी इम्तिहान पास कर रहा है। वहीं एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत ही हाई क्लास स्कूल में पढ़ रहा है, उसको बहुत ही एक्सटेंसिव एजुकेशन दी जा रही है। तो ये दोनों इंसान सेम लेवल पे बिल्कुल भी नहीं है। एक ठीक है, माना दोनों के लिए लाइफ में स्ट्रगल अलग अलग होगा, नो डाउट, बट जब हम एजुकेशन लेवल की बात करते हैं तो क्योंकि एक इंसान के पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे, इसलिए हम इनको क्या कर सकते, एक ही स्टैंड पे खड़ा नहीं कर सकते। इसीलिए इनको बराबरी पे लाने के लिए हमने क्या दिया है, रिजर्वेशन दिया है, किसमें, गवर्नमेंट जॉब्स में। तो गवर्नमेंट जॉब्स की रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 के बारे में, और जब हम ये वेल्थ और एक्सेस की बात करते हैं तो हम इसकी बात करते हैं आर्टिकल नंबर 15 में। Sometimes it is necessary to give special treatment in order to ensure equal opportunity. This is what job reservations do. The Constitution mentions one extreme form of social discrimination, that is untouchability. तो Constitution का आर्टिकल नंबर 17 जो है ये साफ कहता है कि भाई साहब अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम, और इसको अबॉलिश करने के लिए जो भी लॉ बनाना पड़े वो बनाइए और उस चीज को इंप्लीमेंट करिए। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म, मतलब कोई भी फॉर्म में प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी जो है हमारे इंडिया में बैंड है। चलिए, राइट टू फ्रीडम किसकी बात आ जाती है यहाँ पे, आर्टिकल नंबर 19 की बात आ जाती है। राइट टू फ्रीडम में आ जाता है आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 20, 21, ठीक है। पहले जब हम इन 6 एक्सटेंसिव राइट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की, ठीक है। चलिए, इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन अवर अफेयर्स बाय अदर्स। अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल सिटीजंस हैव द राइट टू फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आ जाता है। ये राइट टू लाइफ जो है ना, ये बहुत ही एक एक्सटेंसिव राइट है, ठीक है। क्या है, बहुत ही ज्यादा एक एक्सटेंसिव राइट है, इसके अंदर मल्टीपल मीनिंग निकाले जा सकते हैं। अल्टीमेटली मीनिंग कौन निकालेगा, सुप्रीम कोर्ट ही निकालेगा। तो जब हम बात करते हैं मीडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में, मीडिया की अथॉरिटीज के बारे में, तो हम इसको रेफर करते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हो बिल्कुल एक्सप्रेस कर सकते हो, आप जो भी कहना चाहते हो बिल्कुल कह सकते हो। अगेन ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, राइट्स हैं। राइट्स में आप 3 डिमांड बिल्कुल ना भूलिएगा। सबसे पहली क्या आ जाती है कि ये रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल का मतलब ये किसी और की राइट्स का हनन ना करे, ऐसी होनी चाहिए। सोसाइटी द्वारा एक्सेप्टेड, और फाइनली इस पे कानून बना हुआ होना चाहिए। तो ये तब जाके क्या कहेगा, राइट कहलाया जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। आप किसी भी टाइप से क्या कर सकते हैं, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज कर सकते हो, आप एक्सप्रेस कर सकते हो अपने व्यूज, अपनी क्रिटिकल एनालिसिस, जो भी आप करना चाहते हो बिल्कुल आप फ्री हो करने के लिए, ठीक है। फ्रीडम टू असेंबल इन पीसफुल मैनर, अगर आप किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना चाहते हो तो आप किसी भी जगह पे आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो। यहाँ पे पीसफुल असेंबल का सीधे साधा मतलब है कि भाई जो पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, उनके पास किसी भी टाइप्स के आर्म्स और वेपन्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, अगर आप अपना पॉलिटिकल रिकॉग्नाइजेशन करना चाहते हैं या पॉलिटिकली अपने आप को रिकॉग्नाइज और एस्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप कोई भी टाइप का एसोसिएशन या यूनियन फॉर्म कर सकते हो, ये आपका फंडामेंटल राइट है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, पूरी भारत की टेरिटरी जहां जहां है आप उसमें फ्रीली घूम सकते हो, आप पे कोई भी टाइप की रोक टोक नहीं होगी। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, फाइनली आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हो और कोई सा भी प्रोफेशन जो है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप पे किसी भी टाइप की रोक टोक नहीं लगाई जाएगी। तो ये जो 6 एक्सटेंसिव राइट्स हैं ये हमको कहां देखने को मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 में, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 2 में क्या लिखा गया है, इन्हीं पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस,
ठीक है, चलिए इन पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आती है हम देखते हैं। cannot exercise your freedom in such a manner that violates others right to freedom, ठीक है, should not cause public nuisance or disorder। सीधी सी कहानी भाई, आप करिए, आप अपनी राइट्स का एक्सरसाइज करिए, बट कब तक करिए, जब तक आप दूसरों की राइट को वायलेट नहीं कर रहे हैं, दूसरों की राइट को वायलेट नहीं कर रहे हो। आपको अगर असेंबल होने का अधिकार है तो आप किसी ओपन जगह पे होइए जहां पे किसी को तकलीफ नहीं हो। ये नहीं कि सड़कों पे धरना दे गए, ट्रैफिक रोक दिया, लोगों को परेशानी हो रही, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम इन लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करे जा सकते हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ एनी डेमोक्रेसी, हाउएवर यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम टू इंस्टिगेट वायलेंस। आप इससे भड़काऊ भाषण नहीं दे सकते, ठीक है। यू कैन नॉट यूज इट टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसको बेसिकली किस में रखा जाएगा, सेडिशन में माना जाएगा। तो अगर आपको याद हो कि हमारे एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस है JNU पे, जिसपे देशद्रोह का केस लगा था, क्यों, क्योंकि उन्हें इस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन करा था और उससे क्या कर दिया था, इंसाइट कर दिया था लोगों को गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाने का। Neither can you use it to defame others by saying false or mean things। आप सच्चाई अगर कह रहे हो, फैक्ट्स के साथ कह रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आप मनगढ़ंत कहानी बना रहे हो तो ये भी आप नहीं कर सकते। सामने वाले की भी इंटेग्रिटी है, सामने वाले की भी कुछ स्टेटस है जो कि वो मेंटेन करके रखता है, जो कि आर्टिकल आपके 21 में आ जाता है, राइट टू लाइफ में। सिटीजंस हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोक्रेशंस एंड रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशूज। ये बिल्कुल सही बात है, सच मीटिंग्स हैव टू बी पीसफुल। ये इस पे क्या हो गया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग गया मीटिंग्स पे, क्या कि ये पीसफुल होनी चाहिए, ये नॉन वायलेंट तरीके से होनी चाहिए, वायलेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। दे शुड नॉट लीड टू पब्लिक डिसऑर्डर और ब्रीच ऑफ पीस। द पार्टिसिपेंट शुड नॉट कैरी वेपन्स विद देम। फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वी आर फ्री टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी चीज है जो कि काफी हेल्प करी है हमको, किस चीज में, लोगों के माइग्रेशन में, ठीक है। अब एक ऐसी पर्टिकुलर सिटी है जो कि आप मान लीजिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे हम बॉम्बे को ले लेते हैं या मुंबई को ले लेते हैं बेसिकली, तो मुंबई एक ऐसी जगह हो गई जो एक पोर्ट सिटी है, वहाँ से बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और वो इकोनॉमिकली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो राइट है हमारा कि रिसाइड और साथ में ऑक्यूपेशन वाली जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ें ये क्या करती हैं, ये इस चीज़ को हेल्प करती है कि भाई ये अट्रैक्ट कर सकती है लोगों की कि हाँ ठीक है, ऑल ओवर इंडिया जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ आ सकते हैं, यहाँ काम कर सकते हैं, यहाँ रह सकते हैं, कोई भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस माइग्रेशन में हेल्प करते हैं, लोगों के बेटरमेंट में हेल्प करती है। तो राइट अलाउज पीपल टू माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन्स एंड फ्रॉम पुअर रीजन्स टू प्रॉस्परस रीजन्स। सेम एक्सटेंड टू द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन ऑल्सो। भाई अगर आपको फार्मिंग नहीं करनी, आप शहर जाओ, कोई दूसरा ऑक्यूपेशन अपना लो। नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ, ये आ जाता है आर्टिकल नंबर 21 में, राइट टू लाइफ, ठीक है। कोई भी पर्सन की जान बिल्कुल भी नहीं ली जा सकती until unless it is prescribed in the constitution, ठीक है, और द प्रोसीजर established by the law। जब तक प्रोसीजर एस्टैब्लिश नहीं होगा लॉ का, तब तक किसी इंसान की जान नहीं ली जा सकती। दैट मीन्स अगर आपको किसी को फांसी भी देनी है तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, आप ऐसे किसी को मार नहीं सकते। यूथनेशिया, इस आर्टिकल से रिलेटेड एक बहुत ही एक कॉन्ट्रोवर्शियल चीज आ जाती है। यूथनेशिया एक ऐसा इंसान जो कि मेडिकली अनट्रीटेबल है, मेडिकली असहाय है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, उसमें जान नहीं है, वो बस या तो पैरालाइज्ड हो गया है बहुत ही ज़्यादा सीवियर तरीके से, या वो कोमा में है। तो अल्टीमेटली एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि आप क्या कर सकते हो, फाइल कर सकते हो कोर्ट में और आप वहाँ से परमिशन ले सकते हो कि भाई, और ये साथ में आपको ये पर बताना पड़ेगा, मैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट लगेगी कि भाई ये इंसान को अब मेडिकली रिवाइव नहीं करा जा रहा, ये बस इसको जिंदा रखने के लिए इसको चीज़ें दी जा रही हैं और कुछ नहीं। तो यूथनेशिया ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आप अपनी खुद की जान लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या है, मेडिकली आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि हाँ अब आप एक्चुअली जो है आप ठीक नहीं हो सकते मेडिकली। मेडिकल सर्टिफिकेट्स आपके लगेंगे, कई सारी चीज़ें हैं। इस पर भी एक बहुत अच्छी पिक्चर बनी थी, गुजारिश, जी हाँ ऋतिक रोशन जी की थी गुजारिश, वो इसी यूथनेशिया प्रोग्राम पे बनी थी। चलिए, Government or police officers cannot arrest or detain any citizen unless they have proper legal justification. Even when they do, they have to follow some procedures. ये आ जाता है आर्टिकल 20 में, आर्टिकल 20 में आ जाता है ये, ठीक है। क्या आपका राइट्स अगेंस्ट सर्टेन
क्रिमिनेशन, ठीक है। चलिए, अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी विल टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस ऑफ सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर उसको इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसके एटलीस्ट फैमिली मेंबर्स को इन्फॉर्म करा जाएगा कि वो क्यों अरेस्ट हुआ है, कहाँ अरेस्ट हुआ और कहाँ लेके गए। अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट साहब के सामने उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। सच अ पर्सन हैज द राइट टू कंसल्ट अ लॉयर, ठीक है, और एंगेज अ लॉयर फॉर हिज डिफेंस। उनको लॉयर का भी क्या रहेगा, एक राइट रहेगा। अगर वो लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो अल्टीमेटली उनको एक लॉयर प्रोवाइड करा जाएगा। चलिए, नेक्स्ट राइट आ जाती है आपकी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 चीजों का उल्लेख कर रखा है। यहाँ पे बात करी फोर्स लेबर की, बॉन्डेड लेबर की और चाइल्ड लेबर की, 3, और साथ साथ बात करी किसकी, आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड लेबर, सॉरी बॉन्डेड लेबर, फोर्स लेबर एक ही हो गया, और आपके किसके बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में। तो इन 3 चीजों के बारे में बहुत एक्सटेंसिवली बात करी गई इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो लोगों को बेचना और खरीदना जो है वो भी बहुत ही कर रहा है इमोरल पर्पस के लिए, और साथ साथ ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग भी जो हो जाती है, भाई लोगों को मार के उनके ऑर्गन्स निकाल लेना, ये सब चीजें कर लेना, ये सब भी किस में आ जाता है, आपका ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स में आ जाता है। बहुत ही बड़ा टाइप वाइड टर्म है, ठीक है। तो इस चीज को टोटली बैन करा गया है, इस चीज को टोटली इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। दूसरी चीज बात करें आप किसके बारे में, तो फोर्स लेबर के बारे में या बेगार के बारे में, ठीक है। बेगार क्या होता है, अपने किसी एक मास्टर के लिए फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करना या उन सर्विसेज के अगेंस्ट में बहुत ही मिनिमम पैसा ले जाना, ठीक है। जब यही सर्विसेज सालों साल तक चलती रहती तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये आपके बंधुआ मजदूरी में कन्वर्ट हो जाती है, एक बॉन्डेड लेबर के उसमें क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो बेगार इज अ प्रैक्टिस वेयर द वर्कर्स इज फोर्स्ड टू रेंडर सर्विसेज टू देयर मास्टर फ्री ऑफ चार्ज और एट अ नॉमिनल रेम्यूनरेशन। When this practice take place on a lifelong basis, that is called the practice of bonded labor. कलर स्पेस पे बहुत अच्छा शो आया था उड़ान करके, वो इसी बॉन्डेड लेबर की प्रैक्टिस पे था। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। कोई भी बच्चा हो 14 साल के नीचे का, ठीक है, 14 ईयर्स के नीचे का, उसको आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सीधी सी कहानी है, कोई भी बच्चा अगर 14 साल से नीचे का है तो उसका आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे पर कंडीशन क्या आ जाती है, इन एनी हजार्डियस वर्क, ठीक है। कोई भी ऐसा वातावरण, कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट जो कि जानलेवा है, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, कोई आपका टाइप का केमिकल प्लांट हो गया, यहाँ पे आप क्या नहीं कर सकते, इन 14 साल से कम के बच्चों को एम्प्लॉय बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब आप बात करें चाइल्ड एक्टर्स के बारे में, तो एक ये ऐसी चीज है, एक्टिंग एक ऐसी स्किल है जो कि उसको बाद में काम आती है, इसलिए एक्टिंग वाले सेंस में हम चाइल्ड लेबर को कंसिडर नहीं करते हैं, उनको चाइल्ड एक्टर्स को परमिट करते हैं। बट ऐसा कोई एनवायरमेंट जहाँ पे बहुत ही हजार्डियस होता है, वही माइन हो गई, फैक्ट्री हो गई, इस टाइप से, तो वहाँ पे जो है ये चाइल्ड लेबर का काम आ जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट पे भी इवन चिल्ड्रन ऑफ बिलो 14 वो एम्प्लॉय नहीं हो सकते। चलिए, नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, ये एक ऐसा पर्टिकुलर राइट है जो कि हमारे सेक्युलरिज्म को बढ़ाता है, ठीक है, सेक्युलरिज्म को बढ़ाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो भी इंसान है वो टोटली फ्री है अपने आप के रिलीजन को प्रोफेस करने का, प्रोपोगेट करने का, प्रैक्टिस करने का, उसको टोटल फ्रीडम है। वो चाहे तो जिस भी रिलीजन को मानना चाहता है, विचारधारा को मानना चाहता है, वो मान सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है, उसको प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब फैला सकता है, बट फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, क्या कि वो फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरी चीज, कोई भी एक रिलीजियस ग्रुप है वो अपना खुद का रिलीजियस इंस्टीट्यूट चलाना चाहती है तो वो बिल्कुल चला सकती है, और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस पर क्या है, कोई भी टाइप का दबाव नहीं है, कोई भी टाइप का प्रेशर नहीं है, कोई भी टाइप का पॉलिटिकल या गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं है। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। तो ये 3 चीज याद रखिएगा, प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, ठीक है। द रिलीजन ही और शी बिलीव्स इन। Every religious group or sect is free to manage its own religious affair. It does not mean that the person has the right to compel another person to convert into his religion. सीधी सी कहानी वैसा, आप फोर्सफुली कंपेल करके किसी को भी अपने रिलीजन में एडमिट नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। Person is free to change the religion on his or her own will. Freedom of practice does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion. भाई सब ये कोई बात नहीं है, आप बलि चढ़ाने के लिए आदमी को लेगा या किसी जानवर को लेगा और मार दिया, काट दिया, ठीक है। तो रिलीजन तब तक अच्छा है जब तक वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा, सीधी सी कहानी है, ठीक है। चलिए, There shall be no religious instructions in the government educational institute. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या गवर्नमेंट के द्वारा एड करेगा इंस्टीट्यूट्स में जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट से एडमिनिस्टर भी हो रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में कोई भी टाइप की रिलीजियस टीचिंग्स नहीं दी जाती।
प्राइवेट स्कूल की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट स्कूल भी ऐसे प्राइवेट स्कूल जो कि क्या है, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं या गवर्नमेंट की एड ले रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में भी जो अगर आप एक रिलीजियस क्या दे रहे हो, टीचिंग्स दे रहे हो, रिलीजियस एजुकेशन दे रहे हो, तो वो वॉलेंटरी बेसिस पे होना चाहिए, मतलब वो मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि आप क्या एक मिशनरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मिशनरी स्कूल में रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, बट क्या होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है, वो क्या होता है मैंडेटरी बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको लेना है रिलीजियस एजुकेशन आप बिल्कुल ले सकते हो अपने पेरेंट्स के कंसेंट से, बट वो मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में। ये कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब एक पर्टिकुलर डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी, रूल ऑफ मेजॉरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी, ये डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा फीचर है। एक अगर मेजॉरिटी जब क्या होती है पार्ट उसमें आ जाती है, पावर में आ जाती है, तो जो माइनॉरिटी की कल्चर है उसको सेव करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि भाई कश्मीर में जो हमारे बेचारे कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हुआ था, तो वो उनका कल्चर ही डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। वहां के लोगों ने, जो आप कह लीजिए कि वहां के रेसिडेंट्स ने, वहां की मेजॉरिटी ने इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान तो छोड़ो, वो तो करा ही करा खत्म, बट इनका कल्चर भी निपटा दिया, इनका पूरा का पूरा जो इनका एक बेस था वो सब खत्म कर दिया, उस सबको हटा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास क्या है, एक हमारी फ्रीडम ऑफ हमारा राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, ठीक है। कल्चरल एजुकेशनल राइट्स क्या बोलते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में अगर आपकी जनसंख्या 50% से कम है तो आप एक माइनॉरिटी हो, सीधी सी कहानी है। अब वो प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा, ठीक है, वो क्या डिपेंड करेगा, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करेगा। तो ऐसे अगर कोई माइनॉरिटीज आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनको टोटल राइट है अपना कल्चर प्रिजर्व करके रखने का, साथ साथ अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने का और उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को अपने हिसाब से चलाने का। तो ये आ जाते हैं आपके कल्चरल एजुकेशनल राइट्स। डेमोक्रेसी गिव्स पावर टू द मेजॉरिटी, it is the language, culture and religion of the minority that needs to be special protection. Constitution specified the cultural and educational rights of the minorities. सबसे पहले देखते हैं citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. आप अपनी लैंग्वेज बोल सकते हो, उसको कंजर्व कर सकते हो, उसको आगे बढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। Admission to any educational institute maintained by government cannot be denied to any such citizen on the basis of or on the grounds of religion or language. Religion और language के बेसिस पे कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किसी भी इस माइनॉरिटी के बच्चे को एडमिशन देने से मना बिल्कुल भी नहीं कर सकता। All minorities have the right to establish and administer educational institutes of their choice. चलिए अब बात करते हैं हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट के बारे में, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये एक ऐसा राइट है जो कि क्या है, बुलवार्क है, ठीक है। ये एक ऐसा वॉच गार्ड है, नाइट गार्ड है, जो कि सारी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर गार्ड की तरह बैठा हुआ है इनको इन्फोर्स कराने के लिए। क्या है कि भाई देखिए, राइट्स तो आपको प्रोवाइड हो गए, ये राइट्स गवर्नमेंट के ऊपर भी हो गए, बट अल्टीमेटली इसको इन्फोर्स कौन करेगा। मान लीजिए कि इनका हनन हो जाता है, इनका वायलेशन हो जाता है, फिर क्या होगा। आपने कह तो दिया कि ये गवर्नमेंट से ऊपर है, बट गवर्नमेंट ही बोल दे कल नहीं हम तो नहीं मान रहे, फिर क्या होगा। तो इसलिए हमारे आर्टिकल नंबर 32 में क्या लिखा गया है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब सुप्रीम कोर्ट ये गारंटी करेगा कि आपके राइट्स आपको प्रोवाइड करे गए हों, आपके राइट्स वायलेट नहीं गए हों, आपके क्लेम्स का कोई भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ हो। तो फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर इनफोर्सेबल. We have a right to seek the enforcement of these rights called the right to constitutional remedies. This right makes other rights effective. When any of our four rights are violated, we can seek remedy through court. सीधे आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वायलेट होते हैं. If it is a fundamental right, we can directly approach the Supreme Court, or fundamental rights are guaranteed against the action of legislature, the executive and any other institution authority. किसके अगेंस्ट मिलता है आपको ये राइट? तो आपको गवर्नमेंट या कोई भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हो कह सकते हो आप, उसके अगेंस्ट में मिलता है ये राइट. आपका कौन सा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. There can be no law or action that violates the fundamental rights. If any act takes away or limits the fundamental rights, it will be invalid. इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण क्या है? आर्टिकल 19F. पहले क्या था, जब 1951 की बात करते हैं तो एक आर्टिकल 19F भी आया था जो कि क्या बोलता था? राइट टू प्रॉपर्टी. ये पहले क्या थी? एक फंडामेंटल राइट थी.
जब हम 1950s की बात करते हैं तो हम नए नए यहाँ पे क्या हुआ था, डेमोक्रेसी आई थी, नया नया हमारा देश बना था और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि क्या करेगा जाए, जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी है, जो लैंड फार्मिंग का लैंड है, वो राजा महाराजाओं जमींदारों के बीच में कॉन्सेंट्रेटेड था। तो उसको वहां से निकाल के कहाँ देना, इन गरीब लैंडलेस लेबर्स में देना, ताकि ये लोग एटलीस्ट अपना सर्वाइवल कर सकें। ठीक है, ये क्या कर सकें, अपने आप में इतने क्षमता रख सकें कि ये खुद का खाना बना सकें या खुद के लिए वीट या प्रोड्यूस कर सकें। ये सबसे पहली क्या थी, जरूरत थी। बट उस टाइम पे हमारे क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था, मतलब गवर्नमेंट किसी की प्रॉपर्टी को नहीं ले सकती, एक फंडामेंटल राइट था। इसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कहाँ जा सकते थे, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। तो इस राइट टू प्रॉपर्टी के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है, बट अल्टीमेटली ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारे फंडामेंटल राइट से हटा दिया जाता है और इसको एक लीगल राइट बना दिया जाता है आर्टिकल 300A में। ठीक है, इसको फंडामेंटल राइट से, इसका स्टेटस फंडामेंटल राइट से हटा के क्या कर दिया जाता है, एक लीगल राइट कर दिया जाता है, किसमें, आर्टिकल 300A में। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स और रिट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, रिट्स जारी कर सकती है, ऑर्डर्स जारी कर सकती है और डायरेक्शंस जारी कर सकती है। तो ये था आपका पूरा का पूरा डेमोक्रेटिक राइट्स। जी हाँ, अब हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन एंड डेमोक्रेटिक राइट्स यहाँ पे खत्म हो चुका है। हमने बात करी है राइट्स के बारे में, एक ऐसा नेशन जो बिना राइट्स के कैसे दिखेगा, ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई भी इंसान को कोई भी तरीके की राइट नहीं है। वहाँ से जमकर हमने राइट्स की मीनिंग पे उसके 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स देखे कि भाई सबसे पहले तो वो सोसाइटी में एक्सेप्ट होना चाहिए, वो किसी रीजनेबल होना चाहिए, किसी और की राइट्स पे इंक्रोच नहीं करना चाहिए और उस पर एक लॉ बनना चाहिए। फिर हमने बात करी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उनमें दी गई फंडामेंटल राइट्स के बारे में। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के पूरे कोर्सेज अवेलेबल कराता है 100% फ्री। आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे, आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और या फिर हमारे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं magnetbrains.com। इन प्लेटफॉर्म्स पे आने के बाद 2 या 3 वीडियोस देखते हैं अगर आप, तो आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड नहीं मांगा जाता। यहाँ टोटल फ्री एजुकेशन मिलती है। हमारे डेली अपडेट्स के लिए हमारे बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ साथ बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंड आउट पे, जो कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी अदर चीज़ें भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।